गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम शशि भूषण अग्रवाल है और मैं कंपटीशन की टीम में फ़िज़िक्स का फैकल्टी हूँ। आज मैं आप लोगों को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगा और हम लोग जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं लाइट, जो कि जिसके अंदर हम फिनोमेना समझेंगे। कौन कौन से दो फिनोमेना समझेंगे बेटा? एक तो रिफ्लेक्शन का और दूसरा फिनोमेना जो कि क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हम समझेंगे। फिनोमेना समझने से पहले बेसिक बातें जो बेटा आप लोगों ने लोअर क्लास में भी सीखी होंगी, है ना। सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे वो क्या जानेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी का प्रकार है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, है ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा उसी प्रकार से लाइट भी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, एक प्रकार है, ठीक है। और ये करता क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन लाइट करती क्या है? इट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। बेटा देखो ऐसे समझो, सपोज कर लो कि आप अंधेरे कमरे में हैं, तो वहाँ पे तो नेचुरल सी बात है, जब अंधेरा है बेटा, डार्कनेस है, तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो होता क्या है कि जो बल्ब है उससे लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें साइट का सेंसेशन होता है, जो हमारी आँख को परसीव होता है, जो हमारी आंख देखती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से और वो हमारी आंख उसको ऑब्जर्व करती है, उसको पढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, ठीक है। और इसी के बारे में, इसी रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम आगे डिटेल में समझेंगे। चलिए अब उसको समझने से पहले कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट के कुछ बिहेवियर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज जो है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब, सिंपल मतलब यही है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट हो गया। चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रैवल करती है तो नेचुरल सी बात है उसके पास एक स्पीड होगी, एक सर्टेन स्पीड से वो लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है किसी मीडियम में। तो लाइट की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। मतलब मीडियम अलग अलग हो सकता है, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है या एयर में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये भी मानते हैं कि एयर में थोड़ी सी मार्जिनली कम होती है वैक्यूम से, लेकिन चूंकि हम अभी लोअर क्लास में सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है वो सेम होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा बड़ी हाई स्पीड होती है ना। और उसके बाद एयर के बाद अगर हम वाटर, जो कि हमारे पास कॉमन मीडियम है, आप जानते हैं कि पानी के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है। तो ट्रैवलिंग
और प्रोपोगेशन। बेटा हम टर्म्स को एक साथ आपको बताते भी चलते हैं कि जब कोई लाइट ट्रैवल करती है तो टेक्निकल टर्म्स में उसको हम प्रोपोगेशन कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी भी वर्ड प्रोपोगेशन आ रहा है तो इसका मतलब लाइट ट्रैवल कर रही है। तो वाटर में ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में और कम हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा देखो आगे चल के हम यही कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे जब हम रिफ्रैक्शन समझेंगे, कि जहां पे लाइट की स्पीड कम हो गई। देखो बेटा एयर में मैक्सिमम है ना, वाटर में आते ही वो क्या कर गई, कम हो गई, है ना। देखो कम हो गई, और ग्लास में और कम हो गई। इसका मतलब वाटर को डेंसर मीडियम कहेंगे एज कंपेयर टू एयर, और ग्लास को डेंसर कहेंगे एज कंपेयर टू वाटर। मतलब जहां से लाइट दूसरे मीडियम में जाते ही अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो जिस मीडियम में कम हो जाएगी उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। तो रेयरर और डेंसर का कंसेप्ट हम आगे चल के सीखेंगे, और ये कंपैरेटिव होता है कि एयर में अगर ज़्यादा है तो उसको हम रेयरर कहेंगे, वाटर में कम हो गई तो उसको हम डेंसर कहेंगे। और वाटर और ग्लास का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कम है तो उस कंडीशन में रेयरर, और ये हो गया डेंसर। यानी कि जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो देखो किस में ज़्यादा है, वाटर में ज़्यादा है तो ये रेयरर हो गया, और ग्लास में क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक, ये आगे चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो क्या कहता है, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। बेटा जब कभी भी आप मिरर देखते हैं तो आपको अपना उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसमें अपनी इमेज देख सकते हैं आप। तो लाइट का रिफ्लेक्शन एक पॉलिश्ड सरफेस से होता है, और उस पॉलिश्ड सरफेस को हम मिरर भी कहते हैं, और आगे चल के यही रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, जैसे कि एयर से वाटर में चली गई, है ना, तो वहां पे लाइट अपने नेचुरल पाथ से वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना तब ऑब्जर्व होता है जब मीडियम चेंज होता है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना तब ऑब्जर्व होता है जब मीडियम सेम रहेगा, है ना, सेम ही मीडियम के अंदर वो वापस रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को हम समझना ज़रूरी है ना बेटा, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इन टर्म्स को समझेंगे तो जैसे जैसे इन टर्म्स को हम समझते चलेंगे आगे आगे हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करते चलेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है कि मीडियम। मीडियम क्या होता है बेटा, आपको पता है एयर एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे लाइट ट्रैवल कर सकती है, वाटर भी है, ग्लास भी है। तो सब्सटेंस जहाँ पे लाइट प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है या प्रोपोगेट करती है, उसको हम कहते हैं मीडियम। ठीक, अब मीडियम जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि आपको पता है कि जिसमें से लाइट फुल्ली ट्रैवल कर जाती है, पूरी पास हो जाती है। वैसे तो 100% लाइट पास नहीं करती है किसी भी मीडियम से, ये आगे चल के आप समझेंगे, लेकिन अभी हम ट्रांसपेरेंट मीडियम को उससे कहेंगे जहां से लाइट फुल्ली प्रोपोगेट कर जाती है, पास कर जाती है। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, यहां से लाइट क्या कर जाती है, मैक्सिमम पार्ट लाइट का 99% ट्रैवल कर जाता है, प्रोपोगेट कर जाता है। उस मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। दूसरा मीडियम जो हो गया वो ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया। ट्रांसलूसेंट मीडियम उसे कहेंगे जहां पे लाइट पार्शियली प्रोपोगेट करती है। बेटा थोड़ी सी मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो पार्शियली प्रोपोगेट कर जाती है और पार्शियली नहीं करती है। जैसे कई बार आप लोगों ने घरों में विंडोज़ पे देखा होगा ना, फ्रॉस्टेड ग्लास लगे होते हैं जहाँ पे आप दूसरी तरफ तो नहीं देख सकते लेकिन लाइट जरूर आ सकती है, पार्शियल उसमें से आप
लाइट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास यानी कि आपका जो जिसको हम कहते हैं ना, जो जिसमें पार्शियली लाइट ट्रैवल करती है जो हमारे पास, उसको ग्राउंड ग्लास कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मीडियम हो गया वो ओपेक हो गया। बेटा ओपेक जिसमें से लाइट जाती ही नहीं है, जैसे कि आपने वुड देखा, आयरन देखा है ना, वॉल देखते हैं तो वॉल और दरवाजे से लाइट तो पास होती नहीं है, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं ओपेक मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वुड एंड आयरन। चलिए, ये तो फर्स्ट टर्म बेसिक डेफिनेशन हो गया मीडियम का। सेकंड जो डेफिनेशन है उसको हम रे कहते हैं। रे क्या होती है इसको समझेंगे। रे बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है along which the light travels in a homogeneous medium। बेटा आपको मैंने बताया था कि लाइट क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो जो उस पाथ को फॉलो कर रही है, जो एक लाइन के पाथ को फॉलो करती है, उसी को हम रे कहते हैं। तो रे एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस पे लाइट क्या करती है, फॉलो करती है, उसी को हम रे कहेंगे। और रे के बाद बीम आ गई। अब आपको पता है कि बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रे, बहुत सारी रेज एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बंच और बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम, है ना। कई सारी रेज हो गई, कई सारा बंच ऑफ द रेज हो गई, उनको हम बीम कहते हैं। अब बीम जो होती है वो कैसी कैसी होती है, देखो बेटा, एक तो हो गई कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट की तरफ आना, उसको कहते हैं कन्वर्ज करना। तो सपोज कर लो ये पॉइंट हो गया और इस पे लाइट क्या कर रही है, ये आ रही है हमारे पास, ऐसे कन्वर्ज कर रही है, तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग बीम होती है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, है ना, या कन्वर्जेंट बीम। तो लाइट आ रही है एक पॉइंट पे, डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ रे। देखो बेटा ये रे का डायरेक्शन है। अब आप यहाँ पे देखो डायमीटर इस बीम का ना, देखो कम है, और यहाँ पे देखो डायमीटर बड़ा हो गया ना बीम का। तो जिस डायरेक्शन में रे अगर जा रही है तो डायमीटर कम होता जा रहा है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरा जो बीम होती है वो कौन सी होती है, डाइवर्जेंट होती है। जैसे कि सपोज कर लो कि ये एक पॉइंट है और इससे रे ये ऐसे जा रही है ना, और ये देखिए बाहर की तरफ चली गई और ये रे बाहर की तरफ चली गई। ठीक, अब हमारे पास ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना। डाइवर्जेंट में भी देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखो बीम का जो डायमीटर है और यहाँ पे बीम का डायमीटर है ना। देखो बेटा जैसे जैसे लाइट आगे की तरफ जा रही है, डायमीटर क्या कर रहा है बीम का, इंक्रीज कर रहा है ना। तो बीम का डायमीटर यदि इंक्रीज करे इन द डायरेक्शन ऑफ रे, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम, और जहां पे वो कन्वर्ज करे उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। बेटा ये डिफरेंस को समझिएगा, क्योंकि आगे चल के हम इन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे कि कन्वर्जेंट बीम हो गई या डाइवर्जेंट बीम हो गई, तो इनको समझना ज़रूरी है, यानी कि नेचर समझना ज़रूरी है कि क्या कन्वर्जेंट होता है और क्या डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, पैरेलल बीम का है। पैरेलल बीम क्या होगा, जहाँ पे बेटा डायमीटर सेम रहेगा, जैसे कि ये लाइट हो गई है ना, और ये देखिए हमारे पास पैरेलल बीम हो गई। ठीक, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो डायमीटर है बीम का और यहाँ पे जो डायमीटर है बीम का, अगर लाइट इधर जा रही है तो देखो बेटा दोनों डायमीटर क्या है, सेम है ना। तो जब डायमीटर बीम का लाइट की डायरेक्शन में सेम होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। ठीक, तो ये तीन तरह की बीम हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल बीम। आइए नेक्स्ट जो हम चीज़ समझेंगे वो हम ऑब्जेक्ट समझेंगे। बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, थिंग्स विच इमिट लाइट, जो चीज़ लाइट को इमिट करती है या जो चीज़ रिफ्लेक्ट भी करती है,
या हम कह सकते हैं कि जहां से लाइट ओरिजिनेट करती है या अपीयर टू ओरिजिनेट, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट की कंडीशन दो तरह की होती है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पहला पार्ट जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। देखो बेटा, जब इमर्जिंग रे इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर देन इट इज कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट। बेटा ये देखो, ये इमर्जिंग रे डाइवर्जिंग नेचर की है, तो देखो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रियल ऑब्जेक्ट मिलेगा अगर हम डाइवर्जिंग नेचर की रे को बनाते हैं। तो ये हमने एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया और देखिए यहाँ से हमने रे को क्या किया, ये देखिए डाइवर्ज कराया, है ना। ये देखिए डाइवर्जिंग नेचर की हमने रे को निकाला ना, ये हो गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि जहाँ से रे निकलने वाली डाइवर्जिंग नेचर की है, ये देखिए रे निकल रही है और ये डाइवर्जिंग नेचर की निकल रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और उसी के कंपैरिजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, बेटा जहाँ से इंसिडेंट रे जो है वो कन्वर्ज करती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि सपोज कर लो कि ये रे आ रही है और ये कन्वर्ज कर रही है लेटस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। और ये देखिए हमने बना दिया, कन्वर्जिंग रे बना दी, यहाँ पे ओ पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। अब होता क्या है कि जब हम कभी भी बीच में लेटस से कोई मिरर रखते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट उससे बना लेंगे कि ये हमारे पास ये मिरर मान लेते हैं हमने रख दिया, ठीक है। और ये मिरर पे ये हमारे पास ऐसे पीछे शेडेड हो गया, ठीक। तो रे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले कि वो कन्वर्ज हो, वो मिरर सामने आ गया, तो ये पीछे वाले ऑब्जेक्ट को जो है हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होती है जहाँ से रे क्या करती है, कन्वर्ज करती है ना। तो जहाँ से रे बाहर निकलेगी वो कन्वर्जिंग, एक्चुअली में रे का डायरेक्शन कुछ हम इस तरह से बनाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, जब कभी भी लाइट की बीम या रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है और वो सेंट बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, है ना, और इसके नीचे वाली साइड को हमने ऐसे शेड कर दिया। तो बेटा जो शेडेड वाली साइड है ये हमारे पास ऑपोजिट साइड हो गई। तो बेटा इसके ऊपर वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा वो सरफेस होता है जहाँ से लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो आपकी लाइट हो गई ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रे आ रही है ना, और इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, और ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में चली गई तो उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये आपके सामने एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ना। इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को देखिए, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं जब लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। आइए अब हम आगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। तो वही डायग्राम जो हमने पीछे बनाया था वो हम यहाँ बनाएंगे। तो इसको हम पहले तो शेड कर देते हैं बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, है ना।
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, जो शेडेड वाली साइड है इसके ऑपोजिट साइड यानी कि ऊपर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ये वो सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, ये दिख रही है ना आपको परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे, ये जो हो गया इसको हम नॉर्मल कहेंगे, और ये जो हो गया इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे वो होती है जो कि लाइट आ रही है, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। तो बेटा इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है ना। और इंसिडेंट रे क्या होती है, रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्शन के लिए स्ट्राइक होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे चली गई ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे वो होगी जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस जब उसी मीडियम में जाती है रे, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब आती है बारी एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा ध्यान रखिए, इसको हम आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, देखो ये दिख रहा है ना, ये बेटा ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये वाला हो गया ना, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो एंगल हो गए जिनको हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के अंदर। तो ये टर्म्स आपको उम्मीद करता हूं कि एसोसिएटेड टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई जो हमने था और एंगल आर जो था, ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो बेटा नॉर्मल के साथ जिस रे ने, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया और रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। इसी को हम कहते हैं पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। बेटा इसको हम समझेंगे ऐसे कि अगर एक प्लेन, एक सरफेस अगर हम लें, तो वो तीनों प्लेन को पास करेगा। मतलब ये तीनों लाइन जो हैं वो एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे लाई करेंगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सरफेस पे लाई करें। तो ये दो लॉज हो गए जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इन दोनों लॉज के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में अभी हमने बताया था। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन है तो उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम विच लाइट रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर, है ना। तो बेटा ये देखिए, हमने एक प्लेन मिरर बनाया, ये आपके सामने दिख रहा है, और हमने पीछे वाला पोर्शन शेड कर दिया, है ना, पीछे वाला पोर्शन शेड कर दिया। तो इसका मतलब ये मिरर हो गया, और इस मिरर को हमने नाम दे दिया, लेट अस से M1 M2 नाम दे दिया मिरर का, ठीक है। और इस वाली साइड यानी कि जो शेडेड पोर्शन है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। और ये आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट से ये रे आपकी प्रोपोगेट कर रही है। तो ये रे आपकी इधर गई, इंसिडेंट हुई मिरर पे, एक रे ये इंसिडेंट हुई मिरर पे, ठीक। अब देखिए इंसिडेंट रे जो आई वो यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई
वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये आपका मिरर के लिए नॉर्मल हो गया, है ना। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब देखिए इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे और इस रे को, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन मिली इसको हम कहते हैं इमेज। तो ये जो आई इसको हम कहते हैं इमेज और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्ट। और बेटा इमेज को भी हम ऊपर ही लिख देंगे ताकि नीचे हम कुछ और लिख सकें। तो इसको हम इमेज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब आप क्या दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो पहली चीज़ जो प्लेन मिरर में है वो क्या पता चलेगी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट चीज़ जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज जो फॉर्म हुई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। यानी कि अगर इमेज की हाइट h डैश है और ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इसका मतलब h डैश और h दोनों बराबर हो गए, दोनों की साइज क्या हो गई, सेम हो गई। यही दिख रहा है आपको। अब दूसरी चीज़ देखिए, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है ना, तो ये हम मिरर से मेजर करेंगे, इसको हम कहते हैं u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गई वो u हो गई। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मिरर से करेंगे, इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये इधर की तरफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ये u हो गई। और ऐसे ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस जो मेजर करेंगे ये इधर की तरफ करेंगे, है ना बेटा, और ये इसको डिनोट करेंगे v, ठीक। तो u जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे और v बेटा, v को हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहेंगे, है ना। तो क्या पता चला कि जब ऑब्जेक्ट की साइज सेम है तो आप यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो इमेज बनी विल बी एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है वही इमेज का मिरर से डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, है ना। प्लेन मिरर में कहाँ बनी बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी, ठीक है। एंड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उतना ही मिरर से इमेज की दूरी होगी। तो सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एंड एट द सेम लेवल, यानी कि सेम साइज भी होगा। तो u और v दोनों यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक। तो ये चीज़ हमको पता चली मिरर के केस में कि एक चीज़ तो ये हो गई कि हाइट ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम है, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। ये कंडीशन हो गई किसके रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे हम अब बात करेंगे किससे रिलेटेड, हम बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर होंगे उसके बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कन्वेक्स और कनकेव मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है।